हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट और उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि लिमिटिंग रीजन तक का आ गए थे। लास्ट में इडियोमेट्री भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो यहाँ तक तो बात हो गई थी और उसके आगे बात करते हैं आज। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? ठीक है ना? तो इसमें नेक्स्ट आर्टिकल है कंसंट्रेशन टर्म्स। हिंदी में कहते हैं सांद्रता पद। कुछ हिंदी वाले बच्चे भी कह रहे थे, तो उनके लिए बीच में हिंदी के जो भी वर्ड हैं वो बताते रहेंगे, तो उसमें फिर आप कनेक्ट कर लोगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म जो है, ये डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा? जैसे कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। विलेय पदार्थ को विलायक में डिसॉल्व किया जाता है तो सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो कितना कितना अमाउंट ये आपस में मिक्स किया गया है, ये चीज कैसे पता लगे, तो इसके लिए कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले आते हैं परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड ये क्या होते हैं? परसेंटेज मेथड जो होते हैं ये खुद तीन तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट है ये, परसेंटेज वेट बाय वेट, या डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी लिखते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसका मतलब है, फॉर्मुलेट दो कैसे किया जाता है। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट ग्राम में कंसीडर करोगे, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट ग्राम में कंसीडर करोगे इनटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मिल जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। छोटा सा फॉर्मूला, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने आपसे कहा सपोज 60% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन है, यूरिया सोल्यूशन है। ठीक है बेटा? 60% वेट बाय वेट का यूरिया सोल्यूशन है और अपने को पता लगाना है इसकी टर्म, इसके परसेंटेज को यूज करके कोई दूसरा कंसंट्रेशन टर्म पता कराना है, या कोई सोल्यूशन ही दिया हुआ है, मान लो ये सोल्यूशन लेट से 200 ग्राम है। ठीक है? अब आप ये पता लगाना चाह रहे हो कि इस सोल्यूशन में, 200 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, तो हम लोग इस परसेंटेज को यूज करके पता कर सकते हैं। तो 200 ग्राम सोल्यूशन है, 60% है, मतलब यूरिया का अगर आपको वेट चाहिए तो 200 इंटू 60/100 कर दो, 60%। ठीक है? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो 120 ग्राम यूरिया हो गया, 120 ग्राम यूरिया हो गया। और सॉल्वेंट कितना हो गया? ये तो सोल्यूट हो गया। सॉल्वेंट कितना हो गया? 200 माइनस 120 कर दो, इसका मतलब 80 ग्राम। ठीक है? 80 ग्राम सॉल्वेंट हो गया और यूरिया हो गया 120 ग्राम। इसको अगर आपने मिक्स करके सोल्यूशन बनाया है तो उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ जो हम लोग लिख रहे हैं 60% वेट बाई वेट बोलेंगे। तो ये पहला तरीका हो गया, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है ना? इसी को यूज करके इसके दो तरीके और डिफाइन किए जाते हैं। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है ये। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या मतलब हुआ? फॉर्मुलेट कैसे किया जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर की तरफ सोल्यूट रखना है, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन रखना है। और W बाई वी है तो वेट ऑफ सोल्यूट कर दिया न्यूमरेटर में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर में इंटू 100। मान लो मैंने आपसे कहा 4.9% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, 100 क्योंकि W/V है तो 100 ml सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। 100 ml सोल्यूशन में 4.9 ग्राम H2SO4। ठीक है, W/V है मतलब V का मतलब जो कि वॉल्यूम है, तो 100 ml सोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। इसमें 4.9 ग्राम H2SO4 है, ये इसका मतलब हो गया। अब आपको इससे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म हो सकता है मोलैरिटी पूछ ली जाए, नॉर्मेलिटी पूछ ली जाए, तो वो हम लोग उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे इससे। अभी देखेंगे उसके फॉर्मूले, तब इस पे फिर से वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला देखो उसी तरीके से है, ऊपर की तरफ सोल्यूट है, नीचे की तरफ सोल्यूशन है। V बाई वी है तो वॉल्यूम वॉल्यूम ले लो, W बाई वी है तो वेट और वॉल्यूम ले लो, और वेट बाई वेट है तो दोनों में वेट ले लिया जाता है। ठीक है ना, ये इसका तरीका है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखने में दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन कई जगह कई क्वेश्चन में इसको यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसीटोन सॉल्यूशन है, एसीटोन सॉल्यूशन है। मतलब ये हो गया 100 ml का अगर सॉल्यूशन लिया है आपने, 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml एसीटोन हो गया। इस तरीके से इस सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया ये कि 20 ml एसीटोन 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आता है मोलैरिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। बिना मोलैरिटी के फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन लगभग मान लो 80-90% क्वेश्चन में यूज होता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी का पहले तो फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला पहले तो अच्छे से याद कर लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स आपने पहले पिछले वाले लेक्चर में देख लिए कि मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। वेट अपॉन ग्राम मोलर मास लिया जाता है, तो उसकी हेल्प से मोल्स निकालेंगे और फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस तरीके से आपको मोलैरिटी पता लग जाएगी। ठीक है, नाउ मोलैरिटी को कुछ टर्म्स जैसे कि डेसीमोलर सोल्यूशन, डेसीमोलर की फॉर्म में शो किया गया है। तो डेसीमोलर का क्या मतलब है? मोलैरिटी 1/10 हो गई, या m/10 लिखा जाए डेसीमोलर। डेसीमोलर का क्या मतलब है? मोलरिटी 0.1 हो गई। ठीक है बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू 1/10 या m/10 करके इसको शो किया जाता है। इसी तरह से सेमी मोलर, सेमी मोलर सोल्यूशन लिखा हुआ है, मतलब मोलरिटी कितनी है? 1/2 हो गई, या m/2 ले लो।
मिलीमोलर, मोलैरिटी कितनी है 1/1000 या m/1000। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये टर्म यूज किए जाते हैं, डेसीमोलर, सेमीमोलर, मिलीमोलर, और एक और होता है सेंटीमोलर। सेंटीमोलर, सेंटीमोलर क्या मतलब है, मोलरिटी इज इक्वल टू 1/100 या m/100, उसी तरीके से लिख दो इसको। तो ये टर्म जनरली क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगे, तो जैसा भी होगा हम लोग इसको यूज कर लेंगे। और इस फॉर्मूले को कई बार क्या होता है कि अगर आपको मोलैरिटी दिया है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से इसको अगर हम लिख दें मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर कर दो इसको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे। ठीक है ना। अब यहीं पर अगर मिली मोल्स निकालने हैं, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मिली मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया है मिलीलीटर में, ध्यान रखना वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली मोल्स आएंगे, वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स आएंगे। क्योंकि ये कई क्वेश्चन में जब आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन खास तौर से आप करते हो तो आपको मोल्स या मिली मोल्स निकालने पड़ते हैं, उसकी हेल्प से फिर रिएक्शन कराई जाती है, फिर उसके पीएच और वो दूसरी चीजें जो भी पूछी जाती हैं बताई जाती हैं, H+ कंसंट्रेशन है ना। तो मोलैरिटी की हेल्प से इस तरीके से हम लोग मोल्स या मिली मोल्स निकाल सकते हैं। अब यहीं पर मोलैरिटी की हेल्प से एक इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन आती है। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब एक ये सोल्यूशन है आपके पास, इस सोल्यूशन का मोलैरिटी सपोज m1 है और इसका वॉल्यूम v1 है, और इसमें आपने क्या किया है, V2 ml H2O मिला दिया, वाटर वाटर मिला दिया V2 ml, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूशन की बात होगी तो सोल्यूशन में वाटर मिला दिया जाएगा, वाटर की मिक्सिंग कर दी जाएगी। अब आपको पता है कि अगर वाटर मिलाएंगे तो वाटर क्या करेगा, अपना टोटल जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो इंक्रीज कर जाएगा, वाटर का वॉल्यूम प्लस इस सोल्यूशन का वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम वॉल्यूम हो जाएगा। तो m1v1 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल, ये फॉर्मूला किस चीज का है ये है इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। तनुता, तनुता के लिए इसको यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, या m इनिशियल v इनिशियल इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल ऐसे कह दो आप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो v फाइनल है वो v1 प्लस v2 हो जाएगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा, और m फाइनल की क्या वैल्यू है यहां से हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, तो जो नया सोल्यूशन बन के आया उसका मोलैरिटी निकाल लिया हम लोगों ने। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सोल्यूशन में हम लोगों ने क्या वाटर मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, मोलैरिटी क्या हुई, तो आप इस वाले फॉर्मूले को इस पे स्टार लगा देते हैं, इसको याद कर लो, डायरेक्ट इसकी हेल्प से हम लोग इसका m फाइनल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, और देखो इसमें डिफरेंट टाइप के केस बन जाते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि HCl है और NaOH है, आपको बोला कि 0.1 मोलरिटी है, ये 100 मिलीलीटर है, ये लेट से 0.2 मोलरिटी है, और ये 100 मिलीलीटर है, इसको आपस में मिक्स कर दिया गया मिक्सिंग करने के बाद आपको सोल्यूशन का नेचर जानना है, पीएच पीओएच जो भी है उसका कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनकी रिएक्शन करा देंगे। क्या बना इसमें, NaCl प्लस H2O बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके मिली मोल निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 मिली मोल हो गए, इसको मल्टीप्लाई किया ये कितने आ गए, 10 मिली मोल हो गए। अब दोनों की रिएक्शन हुई, दोनों की रिएक्शन हुई तो जो चीज कम हो जाएगी मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंज्यूम हो जाएगा,
तो यहाँ पर इसको t इक्वल टू 0 कर देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में है ये, और आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू टी, ये तो खत्म हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा 20 माइनस 10, 10 मिलीमोल बचा ये। ठीक है, बाकी सॉल्ट बन के आ गया 10 मिलीमोल, वाटर बन के आ गया 10 मिलीमोल। तो अपने को तो क्या है कि NaOH दिखाई दे रहा है, और सोल्यूशन का जो नेचर है इस समय अब NaOH ही डिसाइड करेगा। मतलब अब अगर आपसे पूछा जाए सोल्यूशन एसिडिक हुआ कि बेसिक हुआ कि न्यूट्रल हुआ, तो आप बताओगे बेसिक हुआ, मतलब एल्कलाइन हुआ या बेसिक हुआ। ठीक है ना, तो इस तरीके से NaOH की वजह से ये बेसिक हो जाएगा। और NaOH का अगर आपको NaOH का कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो वो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। NaOH की अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी तो क्या करें, तो 10 मिलीमोल अपॉन वी फाइनल से डिवाइड कर लो। 10 मिलीमोल मतलब जितने मिलीमोल इसके बचे हैं उसको फाइनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब देखो फाइनल वॉल्यूम कितना है, 100 प्लस 100 मतलब 200, तो 10 अपॉन 200, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया 1/20 मोलरिटी। तो इस NaOH की जो मोलरिटी है वो 1/20 निकल के आ गई। मिक्सिंग कराने के बाद में सोल्यूशन का नेचर एल्कलाइन हो गया और NaOH का जो मोलरिटी है वो 1/20 हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से, और फिर अगर आपको फिर pH निकालना हो तो फिर हम लोग इसमें pH और POH वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को अपने को स्टार्ट करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन ये जान लो कि हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे जेई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, उसमें हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये HCl और NaOH को आपने मिला दिया और NaOH का मोलरिटी हम लोग निकाल लिया। अब यहाँ पे हो सकता है कि H2SO4 टाइप का एसिड लिया है, H2SO4 प्लस NaOH, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो तरीका देखो फिर से वही सही है, इसकी रिएक्शन करा दो इस तरह से, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, क्या बन गया सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। अब ये मान लो अपने को दिया हुआ है 100 ml 0.5 मोलर टी, ये कितना दिया है 0.1 मोलर टी, सपोज 50 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके मिलीमोल निकालो, इसके मिलीमोल निकाल लेते हैं, दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया 50 मिलीमोल, ये कितने आ गए 5 मिलीमोल। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक 1 लिख लो आप, 2 और 1। अब यहां पर लिमिटिंग रीजन कौन सा समझ में आ रहा है, लिमिटिंग रीजन कैसे निकाला था, इसके मिलीमोल डिवाइड बाय इसका स्टाइकोमेट्रिक किया है, मतलब 2.5। और H2SO4 के लिए इसके मिलीमोल डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक किया हुआ है। तो आप देख रहे हो ये 50 बन रहा है और ये कितना बन रहा है 2.5, तो इसका मतलब कम ये है, तो NaOH खत्म हो जाएगा लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग। अब ये कितना बचा है ये पता कर लेते हैं, 50 माइनस ये अगर 2 जाएगा तो ये 1 जाएगा, मतलब 2.5 कंज्यूम हो गया। 2.5 कंज्यूम हो गया तो बचा कितना, 50 में से 2.5 माइनस कर दिया, ये इसके मिलीमोल आ गए। और H2SO4 का अगर आपको मोलरिटी कितना है ये पता करना है, तो 50 माइनस 2.5 अपॉन फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 100 प्लस 50, 150 मिलीलीटर। ठीक है, बाकी आप इसको चेक करो कितना भी आया, यहां से इसका ये मोलरिटी निकल आएगा जितना पे आ गया H2SO4 का मोलरिटी। अब मान लो तुमसे कहा जाए H प्लस का मोलरिटी क्या हुआ, H प्लस का मोलरिटी क्या हुआ, तो आप क्या करोगे, ये जो मोलरिटी निकाली है इसको डबल कर दोगे, क्यों, क्योंकि H2SO4 से 2 H प्लस आ रहे हैं, तो आंसर हम लोग इसका डबल बता देंगे। ठीक है, बाकी फिर आप चेक करके देखोगे क्या होगा, जितना भी जो भी डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज कर लेंगे हम लोग। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए मोलरिटी को यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, देख रहे हो तुम्हारे सामने जैसे एक क्वेश्चन है। अब यहीं पर अगर मान लो
आपको ऐसा दिया होता कि ये दोनों ही लिमिटिंग रेजेंट हो जाते हैं मतलब दोनों एक साथ कंज्यूम हो जाते हैं, एसिड भी कंज्यूम हो जाता, बेस भी, दोनों जीरो हो जाते हैं, तो क्या होता सोल्यूशन का नेचर उस केस में न्यूट्रल हो जाता। ठीक है ना। बाकी फिर उसका फिर हम लोग न्यूट्रल का H+ और OH- के अकॉर्डिंग बता देते हैं, फिर पीएच वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन इस पे इसको यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आता है, ये कौन सा है? ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल एम। ठीक है, मोलैलिटी का क्या सिंबल है? स्मॉल एम। तो मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल एम होता है। ध्यान रहे जो सिंबल है ना, ये जैसे हैं उसी फॉर्म में क्वेश्चन में भी यूज किए जाएंगे। तो मोलैलिटी लिखा है मतलब स्मॉल एम है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम मतलब ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा। ध्यान रहे, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाएगा, ये सोल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला याद कर लेना सबसे पहले। तो नाउ जैसे आपने मोलैरिटी के लिए यूज किए थे सिंबल डेसी मोलल, अब यहाँ पे पहले डेसी मोलर लिख रहे थे, अब यहाँ पे डेसी मोलल, इसका मतलब मोलैलिटी आपको 1/10 दी गई है। इसी तरह से सेंटी मोलल, मोलैलिटी कितनी दी गई है? 1/100 दी गई है। मिली मोलल, मोलैलिटी 1/1000। ठीक है बेटा, तो जैसे आपने मोलैरिटी में टर्म यूज किए थे उसी तरीके से इसमें भी टर्म यूज किए जाते हैं। और मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन क्या है? स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस एम इंटू एम नॉट। ये देखो इसका एक फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले का भी क्वेश्चन मिल जाता है, तो इस फॉर्मूले को तो पहले तो डायरेक्ट याद रखना। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है अपने को। अब यहाँ पे जो सिंबल है वो स्टैंडर्ड सिंबल है। कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी है, कैपिटल एम का मतलब क्या है? मोलैरिटी है। डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विलेन का घनत्व है ग्राम पर मिलीलीटर में। ठीक है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml में, तो जो भी यूनिट है उसी में आपको पुट करना होगा। एम नॉट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में ये वैल्यूज को पुट करना होगा। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना। आप देखो इस पे नीट में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था। जैसे कि एक क्वेश्चन ये नीट में देखो पूछा गया था, क्या था? 120 ग्राम यूरिया है और 1000 ग्राम वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, और जो सोल्यूशन बना है उसका डेंसिटी दिया है 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। जो दोनों को मिला करके सोल्यूशन बना है उसका डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मोलैरिटी पूछा गया, मोलैरिटी कितना होगा? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 120 ग्राम यूरिया है, 1000 ग्राम वाटर है, तो पहले तो आप इसका मोलैलिटी यहाँ से निकाल लो।
यूरिया, यूरिया का मोलर मास पहले पता करते हैं। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया बेटा 60। 60 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये मोल्स कितने आ गए, 120/60। इसका मतलब ये 2 मोल हो गए। ठीक है, मोल हो गए 2। और वाटर अगर 1000 ग्राम है तो आप इसको 1 kg, क्योंकि सॉल्वेंट केजी में रखना है तो 1 से डिवाइड कर दिया। तो ये देखो मोलैलिटी इसकी 2 निकल के आ गई। अब सोल्यूशन का डेंसिटी है अपने पास, तो तुरंत आपको ये फॉर्मूला क्लिक करेगा, कैपिटल M/1000 अपॉन 1000D माइनस M/m0। अब यहाँ पे M हम लोग निकाल चुके हैं, इसको पुट कर दोगे आप, 2 है। कैपिटल M निकालना है, डेंसिटी दिया है, मोलर मास M0 कितना है, 60 है। सब आप पुट कर दोगे, सही आंसर एक बार में पता लग जाएगा। तो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे यूज करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हो। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यूज करने के लिए इस फॉर्मूले की हम लोग ने हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो नाउ मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिना इसके क्वेश्चन ही समझ लो बनेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में सब यूज किए जाते हैं। एक और देखो, मोल फ्रैक्शन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन की बात हो रही। अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको सोल्यूट का शो करना है तो ये हो गया सोल्यूट के मोल, एन सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे तो किसका मोल फ्रैक्शन आएगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आएगा। इसी तरह से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन सॉल्वेंट अपॉन, मतलब सोल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल, एन सोल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, इस तरीके से। और दोनों के अगर मोल फ्रैक्शन आप ऐड कर दो, एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन अगर आपको एक का पता है तो 1 से माइनस करो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किया जाएगा। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर देना, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। और अगर मान लो आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन को आपस में रिलेट करना है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को, तो स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस 1000 अपॉन m सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला किसका हो गया, x सॉल्यूट का हो गया। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट याद रखना है अपने को। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना कि m सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो x सॉल्यूट निकल आएगा। फिर x सॉल्यूट अगर निकल आएगा तो फिर आपको अगर एक्स सॉल्वेंट निकालना हो तो 1 माइनस करके एक्स सॉल्वेंट निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपस में इनके बीच में जो रिलेशन है उनको आप जरूर याद रखना। इसके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सबके ऊपर स्टार लगा लो, ये डायरेक्ट आपको याद रखना। ये सभी रिलेशन जो है डायरेक्ट याद रखने हैं अपने को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आ जाते हैं। और ये कौन सा है, ये है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन किस तरीके से इसका फॉर्मूला है, ppm होता है वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट ग्राम में डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶।
ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶, मतलब सोल्यूट का वो वेट जो 10 लाख वेट सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा उसको आप पीपीएम कहते हो। तो पीपीएम को आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि पीपीएम का यूज हम तब कर सकते हैं जब कोई सोल्यूट ऐसा है जो बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व है सोल्यूशन में। जैसे कि मान लो वाटर की हार्डनेस है, वाटर की हार्डनेस जब आप मेजर करते हो तो वो पीपीएम में एक्सप्रेस की जाती है, क्योंकि हार्ड वाटर का मतलब हो गया उसमें MgSO4 CaSO4 इस टाइप के जो सॉल्ट हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको यूज करने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से एक टर्म होता है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो इसमें बाकी तो वैसे ही है, वेट ऑफ सोल्यूट हो गया ग्राम में, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया ग्राम में, इंटू 10⁻⁹। तो पार्ट्स पर बिलियन 10 लाख 10 लाख पीपीएम में लिया है, 10⁻⁹ पीपीबी में लिया जाता है। ठीक है। दोनों के फॉर्मूले इसको भी याद करना है, स्टार लगा देते हैं, जहां जहां स्टार है सभी बच्चे इसको अच्छे से एक जगह बल्कि लिख करके याद करोगे तब ये फॉर्मूले याद रहेंगे, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज होते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से कई बार लिख करके याद करो ताकि इसमें एक्यूरेसी आ जाए, इसमें गलती जाने की कोई चांस ना बचे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट टर्म होता है कौन सा बेटा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसका सिंबल है कैपिटल N। अब नॉर्मेलिटी से पहले थोड़ा सा आपको इक्विवेलेंट वेट का आइडिया होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये अलग अलग केस में जैसे एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, अलग अलग केस में उस तरीके से निकाला जाता है, डिफरेंट फॉर्मूले हैं इसके। जैसे मान लो कोई एसिड की बात कर रहे हो, एसिड है तो ये H+ प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H+ प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ एसिड, पर मोल ऑफ एसिड। कोई एसिड जो है कितना H+ अपने एक मोल से दे रहा है, वो उसका N फैक्टर ही बोला जाता है, और फिर N फैक्टर से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। ठीक है बेटा। अब जैसे H2SO4 की बात करोगे तो H2SO4 का जो N फैक्टर है वो 2 है, इसका N फैक्टर 2 है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, इस तरीके से। तो जो भी एसिड है उसका हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो N फैक्टर से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस चाहिए अपने को। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ OH- प्रोड्यूस पर मोल ऑफ बेस। ठीक है। जैसे NaOH है तो NaOH का क्या है, N फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि Na प्लस OH माइनस करके टूट जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो बेरियम +2 आयन और 2 OH माइनस करके टूट जाएगा, तो उसका N फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट बेस का निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग N फैक्टर की हेल्प से इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। सॉल्ट है कोई, अगर मान लो कोई सॉल्ट की बात कर रहे हैं, फॉर सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव चार्ज प्रेजेंट पर मोल ऑफ सॉल्ट। ठीक है बेटा। मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड किया, टोटल पॉजिटिव चार्ज से या टोटल निगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दो, एक मोल में कितना है ये उसके अकॉर्डिंग चार्ज कैलकुलेट किया है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा Mg3PO4 वोल्ट वाइज है मैग्नीशियम फॉस्फेट, आपसे पूछा जाए इसका
इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो आप क्या बताओगे, इसका एन फैक्टर पता करना पड़ेगा। तो एन फैक्टर के लिए जब ये आयनाइज होगा तो 3 Mg+2 दे देगा और 2 फॉस्फेट आयन दे देगा इस तरह से, +2 × 3। पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ +6 हो गया, नेगेटिव चार्ज कितना हुआ -3 × 2 मतलब -6 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर पता लगाना है तो m/6 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हो गया। टोटल चार्ज ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज ले लो, क्योंकि सॉल्ट में दोनों ही चार्ज क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बेटा। अब यहीं पर कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जैसे FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2, ये डबल सॉल्ट टाइप का कंपाउंड है। डबल सॉल्ट मतलब इसमें दो सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। तो दो सॉल्ट अगर प्रेजेंट होंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज Fe+2, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे +2 वाला हो गया, और NH4+1 × 2 मतलब +2 ये भी हो गया। तो m/4 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, डबल सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है, उसमें एक से ज़्यादा सॉल्ट होंगे तो दोनों सॉल्ट को हम लोग देख लेंगे उसमें प्लस चार्ज कितना है, माइनस चार्ज कितना है। इसी तरह से पोटास एलएम है, पोटास एलएम क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2। अब इसका आपको एन फैक्टर अगर निकालना है तो यहाँ देखो, पोटेशियम मतलब +1 × 2 का चार्ज ये प्लस वाला हो गया, और एल्यूमिनियम मतलब +3 × 2 का चार्ज हो गया। तो 3 × 2 = 6 और 2 m/8 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। या सल्फेट के हिसाब से भी देख सकते हो, सल्फेट कितने 3 और 1, 4 सल्फेट है और एक सल्फेट -2 का चार्ज है, तो 4 × -2 मतलब 8 वहां से भी आ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ये अगर फेरस अमोनियम सल्फेट है, अगर रिडॉक्स रिएक्शन में यूज किया जाएगा तो उसका फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के अकॉर्डिंग उसका एन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, तो रिएक्शन किस टाइप की है उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी रिडॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की अपने को हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से आपने पता कर लिया। अब इक्विवेलेंट वेट के बाद में हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी निकालने का ये तरीका है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, या ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। जो इक्विवेलेंट वेट अभी आपने निकालने के तरीके देखे, वहां से इक्विवेलेंट वेट निकालना, फिर यहाँ रख देना, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। या एन फैक्टर से मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट को यहाँ पे रख के सोल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे मोलैरिटी में किया था, क्योंकि इसकी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये एक फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो गया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, टाइट्रेशन का क्वेश्चन होता है तो ये आपको मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम अगर ml में होता है तो मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, वॉल्यूम अगर लीटर में है ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। और एक फॉर्मूला और यहाँ पर यूज किया जाता है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और अच्छे से इसको याद करना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे इंटर रिलेशन के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं।
मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी दिया तो मोलरिटी निकालो, मोलरिटी दिया तो नॉर्मेलिटी निकालो, बस खाली उसका एन फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार मार्क किया है इसको, इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट याद रखना। तो ये कंसंट्रेशन टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जितने भी फॉर्मूले का डिस्कशन है ये अच्छे से फॉर्मूले सब एक जगह लिखो, क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूले तो मैंने लिख दिए हैं, इनको अच्छे से याद रखना है पहले तो क्वेश्चन में यूज़ करना है। अब इसके बाद इसमें एक छोटा सा आर्टिकल और आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट होता क्या है कि अगर मान लो दो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट पी क्यू डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं मान लो, तो ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ए के ग्राम इक्विवेलेंट बी के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएंगे और प्रोडक्ट के भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू number of gram equivalent of B is equal to number of gram equivalent of product। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ए के ग्राम इक्विवेलेंट बी के हो गए और प्रोडक्ट के भी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस हो गए। ठीक है बेटा, सिंपल द ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। या अगर मिली इक्विवेलेंट में कर रहे हो तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए कर दो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी आपस में बराबर हो गए और उतने ही मिली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट के इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे HCl और NaOH की रिएक्शन है, मान लो एक ये रिएक्शन हम लोगों ने ले ली एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज किया, मान लो आपसे मैंने कहा कि 0.1 मोलरिटी का है ये 100 ml का है, इसकी मोलरिटी 0.2 है, ये कितना ml चाहिए अपने को, तो बस इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 N2V2 क्या है ये, इसका मतलब ये ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है या मिली इक्विवेलेंट है, क्योंकि N इंटू भी देते ही आपको इक्विवेलेंट्स है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका नॉर्मेलिटी 0.1 ही हो जाएगा HCl का, क्योंकि इसका इनफैक्टर 1 है, वॉल्यूम कितना हो गया 100, इसका भी एन फैक्टर 1 है, तो ये कितना हो गया बेटा 0.2 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, तो एक्स 50 आ गया, मतलब NaOH का 50 ml चाहिए होगा। अब यहाँ पे HCl की जगह अगर H2SO4 होगा तो हम लोग को पता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर करेंगे तो एन फैक्टर उसका 2 लेना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आंसर आएगा फिर हम लोग चेक कर लेंगे। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा उसमें इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत ही मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में इसको यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है लास्ट में कि इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। तो इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये क्या होते हैं। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है, इम्पेरिकल फार्मूला आपको किसी कंपाउंड में बताता है कि एलिमेंट का सिंपलेस्ट मोल रेशो क्या है, एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट मोल रेशो क्या है, वो इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा एक कंपाउंड है N2O4, क्या है कंपाउंड N2O4, इसमें अगर आपको मोल का सिंपलेस्ट रेशो चाहिए है तो 1 और 2 मतलब N1O2, इस टाइप से हम लोग इसको सिंपलेस्ट मोल रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो NO2 ये हम लोग बोलेंगे इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया और ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है, अब N2O4 में NO2 जो है कितनी बार आया है, 2 बार आया, समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 बार NO2 को रिपीट करो तो ये रिपीटिंग यूनिट अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट पता करने तो क्या करें, इज इक्वल टू
मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कर दो, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कर दो। कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से आपको रिपीटिंग यूनिट एन पता लग जाएंगे, और जब ये एन आ जाएंगे रिपीटिंग यूनिट, तो इसको इंपेरिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल निकाल लो। अब मान लो मैंने आपसे कहा कि एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.6%, और जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन है। इस तरीके से रेस्ट इज ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है, उसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, और बचा हुआ हाइड्रोजन है, उसमें बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको पता लगाना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए छोटा सा इस तरीके से चार्ट बनाया जाता है कि कार्बन 40% है, तो मतलब पहले इसके मोल निकाल लो 40/12 करके। ठीक है, हाइड्रोजन 6.67/1 कर दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पहले परसेंटेज निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके जो परसेंटेज थे उसको 100 से माइनस कर दोगे, तो लगभग 53 आ जाएगा। तो इसको आप 16 से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। तो ये मोल आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कितना आ रहा है, 3.3 करके कुछ आ गया, ये 6.67 है, ये 3.3 कुछ ये भी हो गया। अब इसमें क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो देख लो, तो रेशियो क्या बना, 1:1। इस तरह से ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला अगर अपने को चेक करना है तो ये आ गया CH2O। ठीक है बेटा, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। फिर आपको मान लो क्वेश्चन में दिया जाए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 180, ये आपको दिया जाए, और फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, इसके यूनिट निकाल लोगे। इस मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल फॉर्मूले वेट से डिवाइड कर दो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना होगा, कार्बन का 12, 1 × 2, और ऑक्सीजन का 16। तो आप देख रहे हो 180 अपॉन कितना हो गया, 30। एन की वैल्यू 6 आ गई, एन की वैल्यू 6 आ गई, तो इंपेरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दो, तो CH2O × 6 कर दिया, तो ये कितना आ गया, C6H12O6 आ गया। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग, ये बहुत सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, केवल आपको मोल्स निकाल लेने हैं और मोल्स का सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेना है। सिंपलेस्ट रेशो आ गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, और अगर फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो नंबर ऑफ यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट क्लास में चूंकि हम लोगों ने लिमिटिंग रीजन पढ़ा था, तो लिमिटिंग रीजन के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप ट्राई करोगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो तो समझ में आ जाएगा। और इनके ये आंसर्स ही मैंने नीचे शो कर लिए हैं। ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करके देख सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर जैसे रिडॉक्स है फिर उसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके।